हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की इस बाल विकास की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास के क्रम की बात की और मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो संप्रदाय बन जाते हैं उन संप्रदायों में से हमने 4 संप्रदायों के बारे में पढ़ा। आज हम अपना एक नया संप्रदाय यानी मानवतावाद या आशावाद के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मानवतावाद या आशावाद के जो जनक होते हैं वो अब्राहम मैस्लो जी होते हैं। यानी कि बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो जी। और ये कब आता है? ये 1954 में आता है, ये 1954 में आता है। यानी मानवतावाद के जो जनक हैं वो अब्राहम मैस्लो जी हैं। इनका कथन था कि व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि व्यक्ति की मुख्य जो 5 आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति क्या करता है? क्रियाएं करता है। उनको प्राप्त करने के लिए यानी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए व्यक्ति सीखता है, कार्य करता है, कई प्रकार की क्रियाएं करता है। इन्होंने मुख्य जो 5 आवश्यकताएं बताई वो कौन कौन सी थी? इन्होंने जो ये 5 आवश्यकताएं बताई उनमें से जो पहले नंबर की आवश्यकता आती है वो है शारीरिक मांग। आवश्यकता को हम मांग भी कहते हैं, यानी कि कौन सी मांग है? शारीरिक मांग। जो दूसरे नंबर पे आती है वो है सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग के बाद में जो तीसरे नंबर की आती है मांग वो है समाज की मांग। और चौथे नंबर पर सम्मान की मांग और 5वें नंबर पर आत्म अनुभूति की मांग। यानी कि इन्होंने बताया, मैस्लो जी ने बताया कि व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं अधिगम के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि व्यक्ति अधिगम के लिए कब प्रेरित होता है? जब वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। यानी कि आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए ही वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, सीखता है, अधिगम करता है। और उन 5 आवश्यकताओं में से पहली आती है शारीरिक मांग, दूसरे नंबर पर आती है सुरक्षा की मांग, तीसरे नंबर पे आती है समाज की मांग, उसके बाद सम्मान की मांग और आत्म अनुभूति की मांग। यानी कि शारीरिक मांग में कौन कौन सी मांग, यानी कि ये शारीरिक मांग जो होती है व्यक्ति की वो उसकी प्राथमिक मांग भी कहलाती है। यानी कि सबसे पहली जो मांग होती है व्यक्ति की वो होती है शारीरिक मांग। यानी कि जैसे भूख लगने पर व्यक्ति को भोजन चाहिए होता है, प्यास लगने पर व्यक्ति को पानी चाहिए होता है। यानी कि व्यक्ति बिना खाना, पानी, वायु इन सब के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसी कारण से इसे हम प्राथमिक मांग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि शारीरिक मांग में जैसे आ गया भोजन, आ गया आपका पानी, आ गया वायु, आ गया, ये सब क्या है? शारीरिक मांग है। ये सब शारीरिक मांग है। और जब व्यक्ति की ये शारीरिक मांग पूरी हो जाती हैं, जब व्यक्ति की ये शारीरिक मांगे पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति को सुरक्षा की मांग की आवश्यकता होती है, यानी सुरक्षा की मांग चाहिए होती है। और जैसे सुरक्षा की मांग में जैसे कि व्यक्ति को कई बीमारियों से बचाव करना होता है, कई बीमारियों से बचाव करना होता है, दुर्घटना से बचाव, ये सब उसकी आवश्यकताएं हो जाती हैं। यानी कि जब भूखा होता है व्यक्ति तो उसे वो, यानी कि जब व्यक्ति को शारीरिक मांग की आवश्यकता होती है और जब शारीरिक मांग की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति को सुरक्षा की मांग की आवश्यकता होती है। जैसे देखा होगा जो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, जैसे भिखारी, ये सब क्या है? इन सब की सबसे पहली आवश्यकता होती है उनकी भोजन। यानी कि देखा होगा कि उनको वो कहीं से भी भोजन मिल जाए, कैसा भी हो, जूठा हो, कैसा हो, उसको इस चीज से उनको दिक्कत नहीं होती है कि उनको किसी प्रकार की बीमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो है उनकी भूख। सबसे पहला उनको अपनी भूख मिटानी है, उनको कहीं से भी भोजन मिल जाए, कैसा भी भोजन मिल जाए, वो उसे खा लेते हैं। यानी कि इससे पता चलता है व्यक्ति की जो प्राथमिक मांग होती है वो है उसकी शारीरिक मांग, इसे हम शारीरिक मांग कहते हैं। और जब शारीरिक मांग की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को चाहिए होता है कि वो अपने शरीर की सुरक्षा चाहिए होता है, यानी कि कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है। वो साफ सफाई का भी ध्यान रखने लगता है, वो दुर्घटना से बचने के भी उपाय देखता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब उसकी सुरक्षा की मांग है। यानी कि शारीरिक मांग की पूर्ति हो जाने पे व्यक्ति को चाहिए होता है सुरक्षा की मांग।
व्यक्ति को चाहिए होता है सुरक्षा की मांग। अब जब उसने अपनी बीमारियों से भी रक्षा कर ली और उसने दुर्घटनाओं से भी रक्षा कर ली, यानी कि जब सुरक्षा की मांग की भी प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को चाहिए होता है समाज की मांग। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति होने पे व्यक्ति को चाहिए समाज की मांग, यानी कि अब व्यक्ति अकेला है, उसे चाहिए कि उसके भी कोई साथ रहे, ठीक है, तो उसे क्या चाहिए होता है कि उसका भी एक परिवार हो, शादी करना चाहता है तो वो क्या होता है, यानी कि उसको परिवार की आवश्यकता पड़ती है, स्नेह की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है, ये सब समाज की मांग है। यानी कि जब शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब व्यक्ति को चाहिए होता है समाज की मांग, यानी समाज में वो रहना चाहता है। और जब समाज की भी प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को चाहिए होता है सम्मान की मांग, यानी कि जब ये तीनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं व्यक्ति की, तो व्यक्ति को चाहिए होती है सम्मान की मांग, यानी कि सम्मान की मांग के लिए वो कार्यरत रहता है, सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो कार्यरत रहता है। सम्मान हेतु यानी कि जैसे कि नौकरी हो गई, पद प्रतिष्ठा हो गई, आय हो गई, ये सब किसमें आती है, ये सब सम्मान की मांग में आती है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को अपने खर्चे के लिए आय चाहिए होती है, व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, व्यक्ति जब नौकरी करता है तो व्यक्ति के सामने आता है कि उसे प्रमोशन मिल जाए। तो ये सारी की सारी आवश्यकताएं यानी किसमें आती हैं, सम्मान की मांग में आती हैं। और जब व्यक्ति को सम्मान, यानी ये तो पूरी लाइफ चलती रहती है, आपने खुद भी इस चीज को फील किया है कि हमेशा व्यक्ति क्या करना चाहता है, प्रमोट होना चाहता है। व्यक्ति जब आय एक जगह से आय आने लगती है तो व्यक्ति चाहता है कि उसकी और भी इनकम बढ़े। तो यानी कि ये जो सम्मान की मांग है वो हमेशा चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये समाप्त नहीं होती। लेकिन जब ये अब क्या है कि सम्मान की मांग के बाद में जब व्यक्ति की जो लास्ट नंबर पे आती है मांग, वो है आत्म अनुभूति की मांग। ये है आत्म अनुभूति की मांग। और आत्म अनुभूति की मांग का मतलब होता है व्यक्ति चाहता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, व्यक्ति चाहता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी कि उसका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। ये कब आती है, जब व्यक्ति के अंदर लोभ, डर, ये सब पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। यानी कि सम्मान की मांग के बाद में जो लास्ट मांग आती है वो है सम्मान या अनुभूति की, यानी कि आत्म अनुभूति की मांग, यानी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है। यहाँ तक तो 95% लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि शारीरिक मांग से लेकर सम्मान की मांग तक 95% लोग, 95% लोगों की ये मांगे पूरी हो जाती हैं। और ये मांग केवल और केवल 5% लोगों की ही पूरी हो पाती है। ये मांग केवल 5% लोगों की ही पूरी हो पाती है। हम इसके बारे में और भी बता देते हैं कि जो प्रथम दो मांगे हैं, इन्हें हम शारीरिक मांग के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम शारीरिक मांग के नाम से भी जानते हैं, शारीरिक मांग। 3 और 4 नंबर की जो मांग है इसे हम सामाजिक मांग के नाम से भी जानते हैं, सामाजिक मांग के नाम से भी जानते हैं। जो 5वें नंबर पे आत्म अनुभूति की मांग आती है इसे हम बौद्धिक मांग के नाम से भी जानते हैं, बौद्धिक मांग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो पहली दो अवस्था यानी 2 मांगे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, शारीरिक मांग, ठीक है, ये शारीरिक आवश्यकता की मांगे होती हैं, ये सामाजिक आवश्यकता की मांगे हैं और ये बौद्धिक मांग के नाम से भी जानी जाती है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसके लिए, पहली जो 2 मांगे हैं इनको निम्न स्तर की मांग के नाम से भी जाना जाता है, निम्न स्तर के, ये निम्न स्तर की मांग के नाम से भी जाना जाता है। और जो 3, 4 और 5 यानी कि ये तीनों जो हैं ये उच्च स्तर की मांग के नाम से जानी जाती है, उच्च स्तर। फिर से बता रही हूं, अब्राहम मैस्लो जी ने, जो मानवतावादी आशावाद के जनक कहलाते हैं, इन्होंने बताया कि व्यक्ति की जो 5 आवश्यकताएं हैं उन 5 आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अधिगम करता है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। और वो 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, वो 5 आवश्यकताएं हैं शारीरिक मांग, पहले नंबर
नंबर पे आती है शारीरिक मांग। शारीरिक मांग की पूर्ति के बाद में आती है सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग जब पूरी हो जाती है तो व्यक्ति को चाहिए होता है समाज की मांग, और जब समाज की मांग की भी पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति को चाहिए होता है सम्मान की मांग, और जब सम्मान की मांग की भी प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को चाहिए होता है आत्म अनुभूति की मांग। आत्म अनुभूति की मांग यानी कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। प्रथम जो चार मांगे हैं, ये चार मांगे यानी 95% लोगों ये इन 95% लोगों की ये मांगे पूरी हो जाती हैं, 5% लोग ही इस मांग तक पहुंच पाते हैं। केवल 5%, बहुत ही कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस मांग तक पहुंचने तक व्यक्ति के अंदर लोभ, डर ये सब दूर हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर लोग। और अभी मैंने बताया कि लगभग सम्मान की मांग हमेशा चलती रहती है, लोग बढ़ना चाहते हैं और ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, तो ये मांग कभी खत्म नहीं होती है। और बहुत ही कम लोगों के अंदर ये जब मांग खत्म हो जाती है तो व्यक्ति को चाहिए होती है आत्मानुभूति की मांग, यानी कि 5% लोग ही इस मांग तक पहुंच पाते हैं। हमने बताया कि जो पहली दो मांगे हैं इनको शारीरिक मांग के नाम से भी जानते हैं। पहली दो मांगों को शारीरिक मांग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो 3 और 4 नंबर यानी कि जो समाज की मांग है और सम्मान की मांग है, इनको हम सामाजिक मांग के नाम से भी जानते हैं। फिर हम 5वें नंबर की जो मांग आती है वो है आत्मानुभूति की मांग, और इसको हम बौद्धिक मांग के नाम से भी जानते हैं। पता भी चल रहा होगा जो शारीरिक मांग शरीर से रिलेटेड है और सुरक्षा की मांग इंसान अपने आप को बचाना चाहता है, इस वजह से इसे शारीरिक मांग कहते हैं। समाज की मांग परिवार में, समाज में रहना इंसान चाहता है, ठीक है, लोगों के बीच में रहना चाहता है। सम्मान की मांग जहाँ पे भी वो नौकरी करता है वो भी क्या है, समाज है। तो इस वजह से इन दोनों को हम सामाजिक मांग के नाम से भी जानते हैं। और जो आत्मानुभूति की मांग है यानी कि व्यक्ति के अंदर से लोभ है ये सारे के सारे गुण मिट जाते हैं, और इसी कारण से हम इसे बौद्धिक मांग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम बौद्धिक मांग के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि अब्राहम मैस्लो जी ने जब ये बता दिया कि जो व्यक्ति की जो मुख्य 5 आवश्यकताएं होती हैं जिनके लिए वो कार्य करता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अधिगम करता है, तो व्यक्ति को तो इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर ये 5 मुख्य मांगे होती हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि यदि व्यक्ति को समझना है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता या मांग को समझना चाहिए, यानी कि व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी मांगे क्या हैं। यानी कि अगर आपने उनकी आवश्यकताओं के बारे में या व्यक्ति की मांग के बारे में जान लिया तो यानी आपने व्यक्ति को पूरी तरह से जान लिया। यानी कि अगर आपको व्यक्ति को समझना है, मानव को समझना है, मैस्लो जी ने बताया कि अगर मानव को समझना है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता या मांग को समझना चाहिए, उसकी आवश्यकता या मांग को समझना चाहिए। और इसी कारण से जो इन्होंने जितनी 5 आवश्यकताएं, जो मुख्य आवश्यकताएं बताई, तो इसी कारण से इसे आवश्यकता या मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि आवश्यकता या मांग का सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो जी ने दिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यूपी टेट और सी टेट में अक्सर पूछा जाता है कि आवश्यकता या मांग का सिद्धांत किसने दिया, तो आवश्यकता या मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो जी ने दिया, जो कि मानवतावाद या आशावाद के जनक भी कहलाते हैं। कब आया, 1954 में। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो इनके समर्थन करता है, यानी मानवतावाद या आशावाद के समर्थन करता है, वो है कार्ल रोजर्स और ऑलपोर्ट। कार्ल रोजर्स और ऑलपोर्ट यानी कि ये मुख्य समर्थन करता है, इनको आपको याद करना है। फिर जब मैस्लो जी इसी में आशावाद या मानवतावाद में बताते हैं कि जो भी इन्होंने अध्ययन किए वो व्यक्ति को केंद्र में, मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन किया, यानी कि व्यक्ति को सेंटर में रखा। यहाँ सेंटर में किसको रखा, मानव को रखा, और मानव से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं प्लस जितनी भी चिंताएं हैं, मानव की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, यानी जितनी भी इनकी आवश्यकताएं, उनको ध्यान में रखकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, फिर से बता रही हूँ, यानी कि मानव को सेंटर में रखा। इन्होंने मैस्लो जी ने, अब्राहम मैस्लो जी ने मानव को, मानवतावाद के जनक भी कहलाते हैं, मानव को इन्होंने सेंटर में रखा, और सेंटर में रख के
के ही, मानव को केंद्र बिंदु मान कर ही इन्होंने जितने भी अध्ययन किए वो मानव को केंद्र बिंदु मान के किए। मानव की जितनी भी समस्याएं होती हैं, मानव को जितनी भी चिंताएं होती हैं, मानव की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उन सब पे इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मानव जो भी कार्य करता है, इन्होंने बताया, मैस्लो जी ने बताया कि मानव जो भी कार्य करता है किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही करता है। यानी कि जो भी कार्य कर रहा है, जो भी क्रियाएं कर रहा है, जो कुछ भी सीख रहा है, वो किस लिए कर रहा है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। आप इस विषय वस्तु को सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य है टेट या सीटेट क्वालिफाई करना। तो इस वजह से आप इस विषय को सीख रहे हैं, इसके लिए आप क्रियाएं कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मानव की आवश्यकताएं हैं। क्यों? आपकी आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है नौकरी की, और नौकरी की तलाश के लिए, नौकरी पाने के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। उसी प्रकार यानी मैस्लो जी ने इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति क्या करता है? उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मैस्लो जी ने ही बताया कि विभिन्न प्रकार की जो व्यक्ति क्रियाएं करता है वो किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु करता है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है। आगे हम बात करते हैं कि अब्राहम मैस्लो जी बोलते हैं कि जैसे मानव की आवश्यकता होगी उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। यानी कि जैसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है। इन्होंने इसका संबंध बताया, यानी आवश्यकता जैसी मानव की होगी उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है। हम कहते हैं ना कि वो निम्न कोटि का है, हम उसकी पर्सनैलिटी, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी डिटेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने उसकी आवश्यकता देखी। किसी को भोजन की तलाश है, सिर्फ भोजन के लिए ही भटक रहा है, तो हमने उसके व्यक्तित्व के बारे में बता दिया, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया। और कहीं वो बहुत ज्यादा पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त किया हुआ कोई इंसान है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो हम उसके व्यक्तित्व को बताते हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। हम क्या करते हैं? व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही उसके व्यक्तित्व के बारे में डिफाइन कर देते हैं, उसको बता देते हैं। तो ये किसका कथन है? ये अब्राहम मैस्लो जी कहते हैं। अब्राहम मैस्लो जी कहते हैं कि जैसी मानव की आवश्यकता होगी उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। और इसी कारण से ये जो इन्होंने कथन दिया, इसी कारण से मानवतावाद को मानव जगत में, यानी पूरे मानव जगत में मानवतावाद को, ये जो मानवतावाद है, मानव जगत में मानवतावाद को व्यक्तित्व सिद्धांतों की तीसरी शक्ति कहा जाता है। व्यक्तित्व सिद्धांतों की तीसरी शक्ति मानवता जगत में बोला जाता है। यानी कि मानवतावाद को मानव जगत में, यानी पूरे मानव जगत में मानवतावाद को व्यक्तित्व सिद्धांतों की तीसरी शक्ति कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, किस कारण से इन्होंने ऐसा बोला कि जैसी मानव की आवश्यकता होती है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है। जैसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी हम उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार से डिफाइन कर देंगे। तो इसी कारण से मानवतावाद को मानव जगत में, पूरे मानव जगत में व्यक्तित्व सिद्धांतों की तीसरी शक्ति कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, अब्राहम मैस्लो जी ने मानव और पशुओं के बीच में डिफरेंस बताया। उन्होंने मानव और पशुओं के व्यवहार में अंतर बताया। जैसे व्यवहारवादी क्या करते थे, जितने भी अध्ययन करते थे व्यवहारवादी, वो ज्यादातर पशुओं पर करते थे। उन्होंने बोला कि जहां जहां व्यवहार दिखता है वहां वहां उन्होंने अध्ययन किया, यानी कि सबसे ज्यादा उन्होंने अध्ययन पशुओं पे किए। तो उन्होंने बताया जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, मानव है, इन सब में व्यवहार पाया जाता है और इन सब पर उन्होंने अध्ययन किया, यानी सबसे ज्यादा पशुओं पे किया। लेकिन ये जो मानवतावादी हैं, यानी अब्राहम मैस्लो जी हैं, ये मानव और पशु के बीच में अंतर बताते हैं। इन्होंने बताया कि मनुष्य जो होता है, मानव जो होता है, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करता है। उसके पास में क्या होता है? कलात्मक गुण होते हैं, कला होती है, इसके पास में ईर्ष्या होती है, लज्जा होती है, या कई प्रकार के गुण समाहित होते हैं। लेकिन पशुओं में ना तो लज्जा होती है, ना तो कोई सम्मान होता है, ना तो उनके अंदर कोई कलात्मक गुण पाए जाते हैं। इस वजह से, इस कारण से इन्होंने, यानी मानवतावादियों ने व्यवहारवादियों का विरोध किया। यही कारण है कि मानवतावाद ने व्यवहारवाद का
विरोध किया। तो आज हमने उन सारे पॉइंट्स को बताया आपके सामने, वो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो अक्सर एग्जाम में यानी कि टेट और सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आपको पूरी तरह से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। और आगे जब हम बात करेंगे, एक्चुअली ये काफी ज्यादा विस्तृत रूप से हमने बता दिया, जितना भी बताया इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। और अगर आगे हम जब बात करेंगे 6 नंबर पे, जब हम बात करेंगे संप्रदायों में से यानी मनोविज्ञान के जब संप्रदायों में से जब हम आगे 6 नंबर पे बात करेंगे तो मनोविश्लेषणवाद के बारे में बात करेंगे। और इसके जो जनक होते हैं वो सिगमंड फ्राइड जी होते हैं। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मनोविश्लेषणवाद से, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक समाप्त होती है। सो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हों वो आपको टाइमली मिल जाएं। सो थैंक यू क्लास।